दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम वही देश से संबंधित जो है कुछ ऐसी घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने वाले बात करने वाले हैं जो सांप्रत रूप से हमारे आसपास की ऐसी घटनाएं जो जुड़ी हुई हैं और उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अर्थ भी निकलता है। समझने की थोड़ी ठीक से उसको जरूरत है। तो ऐसी कुछ बात करेंगे, नीतीश कुमार की बात करेंगे, हम भूपेश बघेल की भी बात करेंगे, हम ईडी जो कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनी है वही एंटी करप्शन ब्यूरो के कर्मचारी जो है के हाथों कैसे चढ़ जाती है वो भी बात करेंगे। और ये सब चीजें, और एक जो IIT BHU है उसकी एक छात्र के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उस पर भी बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। शुरुआत वहीं से करते हैं। ये तो प्रधानमंत्री हमारे जो है मोदी साहब, उनका संसदीय क्षेत्र है वो, तो वहां पे ये खबर जो आई तो ये बड़ी मन को तकलीफ देने वाली थी। अभी कांग्रेस का ट्वीट है, आप देखिए। कह रहे हैं कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित IIT BHU में एक छात्रा के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई। पीड़ित छात्रा के मुताबिक, अब ये पीड़ित छात्रा का कहना है, जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा। वो कैंपस के अंदर थी, तभी बाइक से आए 3 युवकों ने उसे रोका, छात्रा का मुंह बंद किया, दबाया, फिर उसे कोने में लेकर चले गए। युवकों ने छात्रा को जबरन किस किया, उसके कपड़े उतारे और वीडियो बनाया। छात्रा ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी और 15 मिनट तक बंधक बना के रखा। ये हाल देश के प्रतिष्ठित संस्थान का है। यूपी के CM योगी इसी कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटते हैं जहां एक छात्रा के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर बदसलूकी की जाती है। दृश्य दिखा दूं, छात्र जो है वहां बड़े प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, ये देखिए आप। कौन सुनेगा इनकी बात पता नहीं। आजकल बहुत सारी चीजों का पता नहीं चलता है कि कौन सुनेगा, कब सुनेगा और क्यों सुनेगा आपकी बात। ये भी एक मन में सवाल उठता है कई बार जब ऐसे दृश्य देखते हैं तो। क्योंकि जिनको सुनना चाहिए, जिनको हर व्यवस्था को ठीक रखना चाहिए, उन तक ये बात पहुंचती है, या तो वो अपने तक इन सब बातों को पहुंचने देना चाहते हैं कि नहीं, इसका पता नहीं चल रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं उस खबर की ओर जहां ईडी, सबसे बड़ी जांच एजेंसी, जिसको किसी किसी के भी घर पहुंच के छापा मारने में किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। देश में बहुत अद्भुत एजेंसी है ये जो काम कर रही है। वो राजस्थान में उनके दो, जो ईडी के जो 2 कर्मचारी है, अब वो पकड़े गए। हालांकि उनका काम है लोगों को पकड़ना, लेकिन अब वो पकड़े गए राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। आपको मैं वो ट्वीट दिखा दूं। इसमें पहले तो आप देख लीजिए कि ट्वीट है, इसमें लिखा गया कि राजस्थान में ईडी के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए, ACB ने किया ट्रैप, सहयोगी भी गिरफ्तार, 15 लाख की मांगी थी रिश्वत। आरोपी अफसर जो है वो ACB की एंटी करप्शन ब्यूरो की कस्टडी में है। फिर वो एक प्रेस विज्ञप्ति है जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ राजस्थान ने उसे जारी की हुई है। अब ये तो है, साथ में दृश्य भी तो देखिए आप, दृश्य देखिए। मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे थे ये जो उनके अफसर हैं वो, तो क्या करें। उस पर जो है पवन खेड़ा ने कुछ प्रतिक्रिया दी है अपनी, वो कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए। किशोर कुमार, आप पहले ही हंसते थे, का एक बड़ा मशहूर गाना था,
चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती। और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी नवल किशोर और बाबूलाल 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे? चिटफंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी अजीब सी पनौती है। ये 15 लाख जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया, सीरियसली ले लिया, वो डूबा। अब बेचारे ये 2 अधिकारियों ने भी 15 लाख, और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिए होते लोगों के खातों में, तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबूलाल जी हैं शायद नहीं फंसते, कल बच जाते। 15 लाख की पनौती का क्या करें बताइए। ठीक है, वो भी अच्छा एक व्यंग कर लेते हैं पवन खेड़ा, अच्छी बात है। पर ये हाल है, ये जो सिस्टम, ये जो व्यवस्था जिसकी बात कर रहे हैं, जो अभी जिसमें हम जी रहे हैं हम लोग, ये कमोवेश जो हमने आपको हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल एज इट इज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही व्यवस्था में अभी हम लोग जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर की ओर जाते हैं जहां पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी एक तरह से, अगर आपको लोकतंत्र पर बहुत विश्वास है तो उस पर आपको चिंता हो ऐसी बात कही है। और कही है, चुनाव आयोग से विनती करते हुए कही है कि आप अगर निष्पक्ष हैं तो चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो फिर आपको ये जो हो रहा है उस पर आपको कोई ना कोई जांच करनी चाहिए, या तो हम आपसे मांग करते हैं कि ये जो हो रहा है इसकी ठीक से आप तफ्तीश करें। क्या बोला है वो आपको मैं सुनाता हूँ। उसकी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के जो लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये तो यहाँ तो वैसे भी सीआरपीएफ की कितनी टुकड़ियां हैं, और बाहर से लाने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि बक्से भर भर के लाए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें नोट भी हो और दूसरे सामान भी हो, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। सर, अर्धसैनिक बलों की भी जो संख्या पिछले चुनावों से काफी इस बार ज्यादा है, बस्तर में भी जो डिक्लाइन किया गया वो काफी ज्यादा है, तो क्या दुरुपयोग करने की भी कोई मंशा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं कर सकते हैं लोग। ये किसी स्तर पे जा सकते, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी स्तर पे ही जा सकते हैं। जितना आप नीचे जाने की सोचेंगे वहां से शुरू करते हैं, उसको आप सोच नहीं सकते। तो ये मामला बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले, वैसे हमारे पार्टी की ओर से शिकायत की जाएगी और स्पेशल प्लेन से कल आया है और उनके वाहनों चेक एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक कर रही है, क्योंकि सरकारी है तो निकल गए सब। जब सब जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, सब जगह चेकिंग होती है, सबकी चेकिंग होती है, तो इनका क्यों नहीं हो रहा? और अभी जितने वहां जा रहे हैं, जहां जहां बट रहे हैं, सबकी चेकिंग होनी चाहिए। ये सभा है और रमन सिंह जो है कवर्धा प्रचार, ये बड़ी गंभीर बात कही है भूपेश बघेल ने, क्योंकि हमने देखा है ये काफी
अरसे से हो रहा है, ये चाहे गुजरात हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ अब इसमें जुड़ गया है, ये होता है। कुछ ऐसे सामान आते हैं, कुछ प्लेन से, एरोप्लेन से आते हैं, जिसका कोई चेकिंग नहीं होता है। और क्योंकि वो बिल्कुल सीआरपीएफ की सुरक्षा में होता है और वो सरकार का आदेश होता है, तो उस चीज का कोई चेक, उसमें क्या है उन बक्सों में, इसका कोई पता नहीं होता है। तो ये बड़ी कंसर्न पैदा करने वाली बात जो है उठाई है भूपेश बघेल ने। अब चुनाव आयोग इस पर कुछ करेगा नहीं करेगा, जैसे हम आगे कह चुके हैं, हमको पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बात उठाई ना जाए। बात जो सही हो, अगर आपको लगे कि ये बात उठाना जरूरी है, तो बात उठानी चाहिए। यही किया है भूपेश बघेल ने। अब इस खबर के बाद एक और खबर की ओर चलते हैं, जो कि नीतीश कुमार के एक निवेदन से संबंधित है। और जिस जोर शोर से, जिस जोश से इंडिया गठबंधन को खड़ा किया गया, उस गठबंधन की मतलब ताजा जो गतिविधियां हैं, उससे कहीं थोड़े नाराज लगते हुए नीतीश कुमार ने मंच से एक ऐसा निवेदन दिया है जिसको लेकर कांग्रेस को संज्ञान लेना मुझे लगता है कि जरूरी बनता है। वरना कोई भी, इतने जो बड़े लोग होते हैं, जो राजनीति कूटनीति के बड़े जानकार लोग होते हैं, वो तभी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से पब्लिकली कुछ बोलते हैं जब बैक चैनल पे डायलॉग नहीं हो रहा होता है या डायलॉग करने की कोशिश नाकाम हो रही होती है। तभी वो लोग पब्लिक मंच से बोलते हैं, ताकि इसका सीधा असर पड़े। तो इंडिया गठबंधन में जो सुस्ती छाई हुई है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा इशारा, या अपने मन की बात नीतीश कुमार ने कही है। तो पहले मैं आपको ट्वीट दिखा दूं, उसके बाद मैं उनकी बात भी आपको सुनवा देता हूं। ये ट्वीट देखिए, ये उत्कर्ष सिंह ने किया हुआ है। कह रहे हैं कि आरजेडी के बाद अब नीतीश कुमार ने कांग्रेस को घेरा, कहा इंडिया गठबंधन का गठन किया गया, लेकिन काम ज्यादा नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में ज्यादा इंटरेस्टेड है। कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन उनको इस बात की चिंता नहीं है। अब सुना भी देता हूं, एग्जैक्टली सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की, हम लोगों ने भी, और कहा कि जरा एकजुट होइए, और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए, और इनसे मुक्ति पाना है तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। तो इस बात का संज्ञान लेना जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं, इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि बिल्कुल इंडिया गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर किसी भी तरह का सुचारू रूप से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। खैर, एक बात भी आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही जो है हमारे गुजरात से शंकर सिंह वाघेला दिल्ली में थे, और वो भी जो है कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहे हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई होगी, तो सबके बीच में बातचीत जो है जारी रखने की, और कुछ संदेश पहुंचाने की, कुछ समझाने की
कुछ काम जो है जवाबदेही उनको दी गई होगी तो वो कर रहे हैं, वो इतना मुझे पता चला है, वो मैंने आपको अपडेट दे दिया। तो इस पूरे कार्यक्रम में हमने आपको हर तरह की बात बताई जो आज की स्थिति में, सांप्रत समय में मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाना जरूरी था, और आज की स्थिति से वो सब जुड़ी हुई बातें हैं। कार्यक्रम की समाप्ति करूं उससे पहले मैं एक दृश्य आपको दिखा दूं, मुझे लगता है कि आपको एक दिखा देना जरूरी है। ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, और इसलिए मुझे देख के अच्छा लगा कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अगर आप अपने जड़ से जुड़े हो, चाहे वो जड़ अपनी परंपरा, अपनी जो कल्चर है उससे किसी भी हिसाब से जुड़े होने की बात हो, तो अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री तो है वो, लेकिन जब उनकी जो जिस समाज से वो आते हैं, उनकी जो परंपरागत एक नृत्य हो रहा था मंच पे, तो उन्होंने खुद जो है शिरकत की, और खुद भी जो है उस परंपरागत रूप से जो लोग जो है नृत्य कर रहे थे वो भी उसमें जुड़े। और अच्छा दृश्य देखिए इसको। इसमें जो है हमने ऑडियो इसलिए म्यूट किया हुआ है क्योंकि अब हो सकता है शायद इसमें कॉपीराइट का मामला आ जाए, तो फिर वो YouTube की ओर से नोटिफिकेशन आ जाता है। पर आप दृश्य देख सकते हैं कि कितने मुक्त मन से, उल्लास से कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ताल से ताल मिलाते हुए, लय से लय मिलाते हुए, और बिल्कुल सभी जो नृत्य कर रहे हैं, जो उनका परंपरागत नृत्य है, उसको बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब कि प्रैक्टिस उनकी है, या तो वो भूले नहीं है, ये जरूर कह सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये अच्छा दृश्य है, आप तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए ढोल पीटना, नगारा पीटना, बांसुरी बजाना, या कहीं ताल ठोक देना जो बिल्कुल बेताला हो, या आप बिल्कुल बेसुर हो लेकिन फिर भी सिर्फ एक अच्छा फोटो अपॉर्चुनिटी खड़ा हो जाए, इसीलिए वो करना, वो लोगों को बेवकूफ बनाना और अपने आत्मश्लाघा को और पोषित करना होता है। और यहाँ देखिए, ना ये कोई ताल चुक रहे हैं, ना कोई लय चुक रहे हैं, ना कोई सुर चुक रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो कर रहे हैं जिस तरह से जो बाकी के नर्तक हैं, जो उनके साथ, जो हो सकता है उनकी तो प्रैक्टिस रही होगी लेकिन फिर भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें कोई दिखावा नहीं है, वो बड़ी सहजता से करते हुए नजर आए, तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूं। यही बताना था आपको इस पूरी प्रस्तुति में। अब आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय, अपने प्रतिक्रिया या प्रतिभाव जो देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, आप लिख के हमको बताइए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से, परिवार से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े इसलिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।